हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजियो स्कूल। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स के बारे में। ठीक है, सो अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स के बारे में। ओके, सो उससे स्टार्ट करने से पहले हम लोग दोनों का डिफरेंस एक बार देख लेंगे। सो काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन बट इट डू नॉट स्टडी द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस इट। मतलब वो मोशन को पढ़ती है पर वो फोर्स को नहीं पढ़ती। जो फोर्स उस मोशन को प्रोड्यूस कर रहा है काइनेमेटिक्स में वो नहीं आता है। पर अब काइनेटिक्स को देखें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन, उसमें भी मोशन आता है बट इट ऑल्सो स्टडी द फोर्स प्रोड्यूसिंग इट। मतलब वो उस फोर्स को भी पढ़ता है जो उसे प्रोड्यूस करता है। ओके, सो उसे याद रखने के लिए मैंने कहा था काइनेमेटिक्स की स्पेलिंग में एम आता है, सो एम फॉर मोशन होता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि काइनेमेटिक्स में एम आता है तो उसमें सिर्फ मोशन की स्टडी होती है, जबकि काइनेटिक्स में मोशन प्लस फोर्स की स्टडी होती है। ठीक है, अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो ये एल्बो जॉइंट का एग्जाम्पल है। तो यहाँ अगर काइनेमेटिक्स खुद पढ़ेंगे तो सिर्फ मोशन को पढ़ेंगे, और एल्बो में कौन सी मोशन होती है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। वैसे ही अगर हम एल्बो जॉइंट के काइनेटिक्स को पढ़ना चाहेंगे तो यहाँ पे सिर्फ मोशन के साथ साथ फोर्स भी आएगी। मतलब यहाँ पे जो बाइसेप्स है वो फ्लेक्शन कर रहे हैं, वैसे ही ट्राइसेप्स यहाँ पे एक्सटेंशन कर रहे हैं। तो ये जो मोशन को जो फोर्स प्रोड्यूस कर रही है वो भी हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स के अंदर। ठीक है, सो ये हमारा काइनेमेटिक्स वर्सेस काइनेटिक्स का डिफरेंस हुआ। अब ये जो काइनेटिक्स में फोर्स है ना, काइनेटिक्स में ये फोर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, सो आज हमारा टॉपिक है फोर्स। अगर अब हम फोर्स की डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ पुश और अ पुल एक्सर्टेड बाय वन बॉडी ऑन द अदर। मतलब जब कोई एक बॉडी किसी पे या तो पुश करता है या तो पुल करता है, या तो धक्का मारता है या तो खींचता है, उसको हम फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब हम ये एग्जाम्पल में देखें तो ये जो बच्चा है ये इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है, मतलब ये इस ऑब्जेक्ट पे धक्का मार रहा है। उसी तरह जो दूसरा बच्चा है ये इस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। तो मतलब ये दोनों ही बच्चे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो फोर्स लगा रहे हैं। मतलब फोर्स में धक्का या फिर खिंचाव, ये दोनों चीज़ें आती हैं। ओके, सो whether a body segment is at motion or at rest depends on the force acting on that body। मतलब जब कोई बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगी या तो वो मोशन में रहेगी, अगर वो किसी भी चीज़ पे अगर वो चीज़ डिपेंड करती है तो वो फोर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब आप ये एग्जांपल देखें तो ये व्हील बैरो है, ये ट्रॉली है। ठीक है, इनिशियली ये मोशन में नहीं है, ये स्टेशनरी है, ये रेस्ट पे है। ठीक है, अब इसको धक्का मारेंगे तो ही ये मोशन में आएगी, तो ही ये चलेगी। तो ये जो आदमी यहाँ पे है ये यहाँ पे क्या लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब उसी तरह आप ये देखें तो ये सॉकर बॉल है। ठीक है, अब ये हमेशा मोशन में रहती है जब गेम खेलते हैं। ओके, तो गोलकीपर का काम क्या है, इस बॉल को रोकना। ठीक है, तो इस बॉल को रोकने के लिए गोलकीपर आखिर में क्या लगा रहा है, फोर्स ही लगा रहा है। मतलब जब किसी बॉडी को रेस्ट में रहना है या मोशन में रहना है वो किसी चीज़ पे डिपेंड करता है तो वो है फोर्स पे। ओके, and anytime two objects come in contact with each other they will either push or pull on each other। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो या तो वो एक दूसरे पे पुश करेंगे या तो वो एक दूसरे पे पुल करेंगे। मतलब या तो वो एक दूसरे को खींचेंगे या तो वो एक दूसरे को धक्का मारेंगे। ठीक है, सो आपको इतना याद रखना है हमेशा कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो वो या तो पुश करेंगे या तो पुल करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो फोर्स इतना छोटा हो कि हमें पता ही ना चले कि ऐसा फोर्स कोई लग भी रहा है, पर वो जितना भी माइन्यूट हो फोर्स हमेशा ही लगता है जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। ओके, सो अब आप ये एग्जांपल देखिए तो यहाँ पे ये इंसान बैठा हुआ है, करेक्ट। अब आप सोच रहे हैं कि बैठा हुआ है तो क्या फोर्स लगेगा, नहीं, यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये ग्लूटियल रीजन और ये चेयर के बीच में कॉन्टैक्ट है, करेक्ट। यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, मतलब जहाँ कॉन्टैक्ट है वहाँ फोर्स तो आना ही आना है। ठीक है, यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो नीचे की तरफ ये ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है और वैसे ही ऊपर की तरफ ये चेयर भी फोर्स लगा रही है, चेयर भी इस बॉडी पे फोर्स लगा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इंसान स्टेशनरी इसलिए है क्योंकि ये जो दोनों फोर्सेज है ना ये एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। मतलब जितना ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स चेयर का ऊपर की तरफ लग रहा है। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, दोनों फोर्स इक्वल है, इसलिए ये इंसान स्टेशनरी है। अब इन दोनों में से कोई एक भी फोर्स ज़्यादा हो गया तो ये इंसान ये जो है इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर ग्रेविटी का पुल ज़्यादा हो गया तो नीचे चला जाएगा, वैसे ही चेयर का पुल ज़्यादा हो गया तो ये ऊपर खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो मतलब बैलेंस फोर्स लग रहा है इसलिए इंसान स्टेशनरी है। पर आपको ये हमेशा याद रखना है, स्टेशनरी हो या मोशन में हो दोनों टाइम पे फोर्स हमेशा लगता है। ओके, सो
अब हम फोर्स इज़ अ थियोरेटिकल कंसेप्ट, क्यों? क्योंकि फोर्स को जानने के लिए हमें उसका इफेक्ट जानना होता है, दैट इज़ एक्सेलरेशन। फोर्स का इफेक्ट क्या है? एक्सेलरेशन। मतलब जब भी आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाओगे तो उसका क्या होगा? एक्सेलरेशन। और लास्ट वीडियोस में हमने देखा था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब जब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज होती रहती है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, और उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब फोर्स का इफेक्ट है एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, फोर्स को एक और तरीके से हम कह सकते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट to which force is applied with the acceleration being inversely proportional to the mass of the object। मतलब एक्सेलरेशन होता है जब किसी ऑब्जेक्ट का, जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, मैंने अभी कहा जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे तो उसका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, और वो एक्सेलरेशन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? वो है मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा ना, जितना मास, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन कम होगा। इतना आपको याद रखना है, जितनी बड़ी चीज़ होगी उसमें उतना एक्सेलरेशन कम होगा और उसमें उतना ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको समझने के लिए आप सोचिए, आपके पास दो पत्थर हैं, एक छोटा वाला पत्थर है, ठीक है। अब इस छोटे वाले पत्थर को आपको फेंकना है तो आप उसको कम फोर्स से फेंक सकते हो और उसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा क्योंकि उसका मास कम है। अब आपको बड़ा कोई पत्थर है उसको फेंकना है तो आपको फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी उसको फेंकने के लिए, उसका एक्सेलरेशन करने के लिए, उसमें मूवमेंट लाने के लिए। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको एक्सेलरेशन करने के लिए, ठीक है। ओके, सो अब हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स की दो यूनिट्स हैं यहाँ पे, एक ऐसा यूनिट है दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और दूसरी आती है यूएस यूनिट्स, ठीक है। सो ऐसा यूनिट अगर हम देखें तो हमारी है न्यूटन, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। और वैसे ही अगर हम यूएस यूनिट्स देखें तो हमारी यूएस यूनिट है पाउंड्स, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास फोर्स की दो यूनिट्स आ गई, एक तो ऐसा यूनिट आ गई जो है न्यूटन और एक यूएस यूनिट आ गई जो है हमारी पाउंड्स, ओके। अब हम देखें तो 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 1 kg एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट देखते हैं जिसका मास है 1 kg, करेक्ट। अब इसको हमें एक्सेलरेट करना है, कितने एक्सेलरेशन से? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कोई 1 kg के मास को हमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना है, मतलब एक सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड चेंज होनी चाहिए, तो हमें उस पर कितना फोर्स लगाना है? 1 न्यूटन। कितना फोर्स लगाना है? 1 न्यूटन। सो 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 1 kg एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि फोर्स का हमने देखा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और फोर्स की ऐसे यूनिट हमारे पास है न्यूटन, और मास की ऐसे यूनिट है हमारे पास kg, और एक्सेलरेशन की ऐसे यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसलिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। वैसे ही अगर हम पाउंड फोर्स देखें जो हमारी यूएस यूनिट है, यूएस यूनिट में अगर हम देखें सो 1 पाउंड फोर्स इज इक्वल टू फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ मास ऑफ 1 स्लग एट 1 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यूएस यूनिट में हम देखें तो फोर्स की यूनिट हो गई पाउंड, मास की यूनिट हो गई स्लग, और एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई फीट पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि हमारी एसआई यूनिट में हमने देखा था तो हमारी फोर्स की यूनिट थी न्यूटन, मास की थी केजी और एक्सेलरेशन की थी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि हमारे पास यूएस यूनिट में ऐसे यूनिट्स आ जाते हैं, ठीक है। और अब स्लग और केजी का अगर हम रिलेशन देखें तो 1 स्लग इक्वल्स टू 14.59 kg। मतलब एक स्लग हमारे पास है 14.59 kg, और वैसे ही एक फीट हमें पता है 0.3048 मीटर होता है, ठीक है। तो अगर एक स्लग मास को हमें 1 फीट पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना है तो जो फोर्स लगेगा वो होगा 1 पाउंड फोर्स अकॉर्डिंग टू यूएस यूनिट्स, ठीक है। सो इसमें हम लोग ने फोर्स की डेफिनेशन देखी और फोर्स के यूनिट्स देखे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर्स के टाइप्स देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।